नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। कहते हैं बच्चों कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो अपनी तैयारी को ऐसा करिए, आप इस तरह से परीक्षा दीजिए, इतने बढ़िया मार्क्स से पास होइए कि आप फ्यूचर में एक मिसाल बन जाइए। आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और आपका जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, काफी नए सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफी नई सारी चीजें जो है सीखने को मिलने वाली हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, इसको वॉच करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ आप हैं। जिस तरह से आप हम पे भरोसा कर रहे हैं, वैसे ही हम आप पे पूरी तरीके से निर्भर हैं कि हमारे बच्चे हमको थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की इस पाठशाला को। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, सही विकल्प का चयन करने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यूज है आपके। पहला है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ये पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो वहां पर भी बताया गया था कि अवतल दर्पण जो होता है आपका, अवतल दर्पण, इसका जो फोकस होता है, आप देखिएगा कि जिधर से ये लाइट आ रही हैं, फोकस क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी को फोकस कहते हैं। तो ये जो है, जो फोकस बनता है, वो जिधर से लाइट आ रही होती है उसी साइड में फोकस जनरेट होता है, बनता है। इसलिए, और ऐसी कंडीशन जब होती है तो इसको हम लोग रियल फोकस या फिर हम लोग कहेंगे वास्तविक फोकस होता है। तो आंसर क्या होगा? पहला वाला आपका अवतल दर्पण, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? सबको पता होगा कि उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वो जो है बहुत दूर की चीजों को बहुत कम एरिया में दिखा देता है, यानी इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यहाँ P की वैल्यू है -2 डायोप्टर, तो आपको F पूछ रहा है। F बराबर यहाँ पे जो P बराबर होता है डियर, लेंस की क्षमता, वो 1/f, जहां F मीटर में होना चाहिए। तो P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से F बराबर क्या लिख देंगे? 1/P, जो कि हमारा 1/-2 हो जाएगा, बराबर ये इतना मीटर में आएगा। अब -1/2 को हम लोग क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई भी मीटर में नहीं दिया है, इसलिए सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो -50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा 4। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.4 के आसपास या 47 के आसपास होता है। जल का आपका 1.5 के आसपास होगा, हवा का आपका 1.007 और शीशे का आपका जो होता है, शीशे का 1.5 और पानी का जो है आपका 1.3 के आसपास लगभग होता है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा आपका हीरे का अपवर्तनांक होता है डियर। ये वैल्यू मैटर नहीं करती है, बस आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा आपको इसमें हीरे का अपवर्तनांक वो सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें जब कोई प्रकाश किरण एंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि हीरे में जब लाइट एंटर करेगी तो वो सबसे ज्यादा धीमी पड़ जाएगी, सबसे ज्यादा धीमी हीरे में पड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे शीशा, फिर जल, फिर हवा आपका आता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण, एक वर्णी श्वेत प्रकाश किरण जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जब वो गुजरती है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। छठा नंबर देखिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो वहां पे इंद्रधनुष जो बनता है उसके लिए भी आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही होता है रिस्पॉन्सिबल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कह रहा है, फॉर पॉइंट जो होता है वो अनंत पर होता है, लेकिन अगर नियर पॉइंट की बात करें, नजदीक बिंदु, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन 3।
9 नंबर देखिए जूल प्रति कूलाम, देखिए जूल प्रति कूलाम, एक्चुअली जो V होता है V इक्वल टू W/Q होता है, इसी का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो ये किसका, V का विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होगा, वोल्ट के, तो आंसर हो जाएगा वोल्ट। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी मूव करता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक्चुअली ये दोनों धन आयन या ऋण आयन जो भी हैं, ये हैं क्या, ये आयन होते हैं। सो हम लोग इसको सही ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, आयन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमारे आयन ही होते हैं। सो सही आंसर होगा 2, राइट। बढ़ते हैं 11 नंबर की, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक यूनिट जो होती है इसी को हम लोग एक किलोवाट घंटा kWh भी बोलते हैं। सो ए 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, और जो कि आपका किसका मान है, विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक होता है, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखिए विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की जो युक्ति होती है वो हमारी है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या सिंपली जनरेटर कहते हैं। अगला है 13 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, वेरी हाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो क्षार से लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाल लिटमस पेपर किससे नीला हो जाता है तो यहाँ पे अम्ल आंसर हो जाता है, इसका ठीक उल्टा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षार है। तो क्षार देखिए, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, राइट। ये सोडियम क्लोराइड नमक है यानी सॉल्ट है, और ये 4 नंबर का ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका एक बेस है, क्षार है। बढ़ते हैं 16 नंबर, देखिए जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं, वो बेस कहलाते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड जो होता है, देखिए एक आपका धन सिरा होगा और एक ऋण सिरा होता है। तो कैथोड जो होता है यहाँ पे उस पे आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, राइट। तो जो कैथोड होता है उसको नेगेटिव सिरे को कैथोड और पॉजिटिव सिरे को एनोड कहते हैं। एक्चुअली H प्लस आयन जनरेट करता है और O माइनस आयन, तो माइनस वाला प्लस के साथ में जाता है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड पर हमारा कौन गैस जनरेट होती है, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक एसिड का जो मिक्सर होता है उसको कहते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर। सो आंसर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल एक एलॉय होता है, राइट, मिश्र धातु होती है जो कि हमारा तांबा और जस्ता जो होता है, राइट, उन दोनों को मिलाने पर हमारा पीतल बनता है। अगला है गंधक जिसको सल्फर कहते हैं, वो क्या है, तो वो एक अधातु है यानी कि नॉन मेटल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या यानी पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7। अगर ग्रुप कहता है तो कितने हो जाते, आपके 18। अगला है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, राइट। स्टोमक यानी हमारे जो पेट में है वो हमारे एक क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है जो कि एक पाचक एंजाइम होता है। क्वेश्चन 23, श्वसक वर्णक किसे कहते हैं, यानी सांस लेने में विच इज कॉल्ड द रिस्पिरेटरी पिगमेंट। तो पिगमेंट आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसी को हम लोग रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, राइट। बढ़ते हैं अगले आगे जो है 24 पे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 25, जनन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है। तो सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। अगला है, एक स्त्री में कौन से गुणसूत्र मिलते हैं। तो XX गुणसूत्र स्त्री में मिलते हैं जबकि XY गुणसूत्र किसमें, पुरुष में मिलते हैं। चिपको आंदोलन कब आरंभ किया गया था। तो 1973 आंसर होता है, 1973 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, वहां से स्टार्ट किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1973। यहाँ पे 72 लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसी जीव की जीनी संरचना हमारी जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की में से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। 30 नंबर कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो अगर आप यहां तक
पहुंचे हुए हैं, वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखिए विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, राइट। और उसके बाद किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का, तो एमीटर का उपयोग किया जाता है, राइट, अमीटर, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को लिखना है। यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर मत लिखिए, गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा किसी सर्किट में जा रही है कि नहीं, बस इतने की जानकारी देता है वो, राइट। जबकि कितनी धारा बह रही है उसके लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, धारा मापी इसको कहते हैं, धारा मापी भी कहते हैं या अमीटर कहते हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन की मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, अभी आपको बताया गया। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर भी मिल जाएगा कि मोटर गाड़ियों में जो है साइड मिरर के रूप में, देखिए यहाँ क्योंकि उत्तल दर्पण जो है बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाते हैं, इसका मतलब है कि उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, राइट, यानी कि कम जगह में ज्यादा दूर की चीजों को नजर दिखा देता है, इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है 33, देखिए कि निस्तापन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए वह क्रिया जिसमें अयस्क जो होते हैं, और जिनको कहते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं तथा अयस्क से गैसीय पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ को अलग हो जाते हैं, जिससे उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं, राइट। यानी वो क्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाए कि वो पिघले नहीं और अयस्क से गैसीय पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ जो है वो अलग हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन, राइट। तो निस्तापन क्या होता है कि किसी अयस्क से गैसीय पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको निस्तापन कहते हैं। गैस निकलने पर अयस्क सरम यानी पोरस यानी कि सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कार्बोनेट अयस्क गर्म होकर के ऑक्साइड अयस्क तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, राइट। ये आपको आंसर लिखना है 33 का। 34 का आंसर देखिए, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो आंसर है एक श्रृंखलन, यानी कि जो कार्बन होता है, कार्बन वो सीरीज बनाता है और चतुसंयोजकता उसकी बैलेंसी कितनी है, 4 होती है, जिस कारण से ये अलग अलग तत्वों से आसानी से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, राइट। तो ये दो गुण इसके काफी अच्छे हैं, जिस कारण से हमारे चारों तरफ जो है कार्बन के यौगिक की विशाल संख्या नजर आती है। एक तो सीरीज बनाना और दूसरी उसकी वैलेंसी 4 होना, यानी चतुसंयोजकता। 35 नंबर क्वेश्चन, मानव में वृषण के कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो शुक्राणुओं का निर्माण करना तथा पुंजन जिसको एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन का निर्माण, मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन नामक पुंजन का निर्माण होता है। ये आपने ये हार्मोन पढ़ा होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे अंदर होता है, राइट। तो ये मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, तो इसका निर्माण करता है, राइट। पुंजन जिसको इंग्लिश में हिंदी में पुंजन कहते हैं, इंग्लिश में एंड्रोजन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण और पुंजन का निर्माण, राइट, या एंड्रोजन का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, देखिए वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा आंसर में कि एक वंशानुगत लक्षण वह है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको साफ क्यों किया जाता है। देखिए ताकि आसानी से जो ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो परत जमी रहती है उसको जो है साफ इसलिए करते हैं ताकि वो जो है ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट कर सके। क्योंकि मैग्नीशियम जो है जब नमी के साथ में कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसी लेयर को हटाने के लिए ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके, इसीलिए उसको साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ आप देखिए वो है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द एकोमोडेशन पावर ऑफ एन ह्यूमन आई, राइट। सो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी एडजस्ट करके, समायोजित को इंग्लिश एडजस्ट करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। इसको हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ डियर, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है अगला, शॉर्ट आंसर वाला। देखिए पहला है क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है यदि विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब प्योर, प्योर परफेक्टली जो है प्योर, राइट, एकदम 100% शुद्ध। यदि जो शुद्ध जिप्सम है जिसको हम लोग CaSO4 × 2H2O से लिखते हैं, इसको 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो जलांश यानी जो जल वाला भाग है वो 3/4 भाग निकल जाता है पानी, और
जो परिणामी पदार्थ बचता है उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O कहते हैं, राइट। इसका उपयोग क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है और दूसरा खिलौने बनाने में किया जाता है। दो उपयोग बोला है तो दो यूज यहाँ पे लिखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए कि प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर बहने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, राइट। अब प्रतिरोध किन बातों पे, तीन बातों पे निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई यानी L पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई, हम लोग यहाँ इसको A से कहते हैं, नॉर्मली मोटाई भी कहते हैं, और वो है क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये आपका तार है तो तार को दो तरह से काटा जा सकता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ये A वाला आपको और B वाला दो तरह से आपको दिखाया गया है यहाँ पे लाइन खींच के। तो जो इस तरह से काटा जाता है एकदम सीधा सीधा, इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो साइड से देखने पर, यहाँ से देखने पर आपको वो सर्कुलर डिजाइन देखने को मिलता है, तो वो मोटाई हो गई। अगला तीसरा है कि चालक तार के पदार्थ, मतलब ये जो तार बना हुआ है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, इस बात पर भी इसका रेजिस्टेंस जो है वो निर्भर करता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। देखिए 41, विद्युत चुंबक क्या है। एक परिनलिका यानी जो सोलेनॉइड होता है वो चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, ये आपको बताना है। तो 41 का देखिए, जब किसी नरम लोहे की छड़ पर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तब ये चुंबक की भांति चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से कोई कागज या फिर कार्ड या फिर प्लास्टिक का वो ले लेते हैं और इस तरह से लपेट करके इसको हम लोग करते हैं। अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं हम लोग, ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, तो इसमें ये क्या होता है, एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगता है, राइट। तो इसी बात को कह रहा है। अब कह रहा है जब हम किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनलिका के एक सिरे के निकट लाते हैं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि परिनलिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, राइट। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, व्हाट आर द एमोट्रिक ऑक्साइड, राइट। एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, राइट। अगला इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। यानी कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों लक्षणों को दर्शाते हों, अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण में हम लोग लिखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO है, राइट। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। देखिए 43, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या, संकलन का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन या फिर संयोगात्मक अभिक्रिया कह सकते हो आप लोग, राइट। संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन, एडिशन मतलब संयोजन अभिक्रिया, एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, राइट। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन का आपको उदाहरण देना है और एडिशन रिएक्शन का भी उदाहरण देना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखेंगे 43 में। देखिए 43, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये आपका इसका उदाहरण हो गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आंसर थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ पर हमने दूसरा वाला जो है लिखा हुआ है वो वियोजन अभिक्रिया लिख दिया है, लेकिन वहां पे विस्थापन अभिक्रिया लिखा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जब जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं A+B कोई एक तत्व है जो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तीसरा तत्व जो C है वो रिएक्ट करता है और ये जो C है रिएक्ट करके B की जगह ले लेता है, तो यहाँ पे बना देता है A+C और +B यहाँ आ जाता है। तो ये जो अभिक्रिया का उदाहरण होता है इस तरह से ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ एक्चुअली मैंने वियोजन बना दिया है, राइट। तो वियोजन में यहाँ पे देखिए एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है और डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा।
इसमें क्या होगा कि जैसे कोई यौगिक है उसमें कोई जब दूसरा तत्व या यौगिक रिएक्ट करता है तो उसका कोई तत्व जा करके पहले वाले यौगिक के किसी तत्व को हटा करके उसकी जगह ले लेता है, राइट डियर। तो यहाँ पे उसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ समझा दिया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए 44 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आंसर इसका लिखेंगे मेंडल का। देखिए 44, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी यानी विकल्पी, विकल्पी होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विपर्यासी का मतलब विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जो विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के जो स्वपरागण के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी, जिसको F1 कह रहे हैं, में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इतना आपको सटीक आंसर लिखना है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों की क्या है यहाँ पे, कह रहा है ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग उसके आंसर को लिखेंगे। देखिए पहला क्या गुण होना चाहिए कि जो प्रति इकाई द्रव्यमान या मात्रा के अनुसार बड़ी मात्रा में काम करे, वैसा होना चाहिए। दूसरा गुण क्या हो कि जो आसानी से प्राप्त हो सके, और तीसरा जो है जिसका भंडारण और परिवहन आराम से हो सके, यानी कि जिसको हम लोग आसानी से रख सकें और ट्रांसपोर्टेशन जिसका आसान हो, राइट। तो ये एक आदर्श जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें ये खासियत होनी चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का जो 46 है, वो है कि विरंजक चूर्ण पीने वाले जल के स्रोत में क्यों डाला जाता है, राइट। व्हाई इज ब्लीचिंग पाउडर एडेड टू द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट। सो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए काफी छोटा आंसर है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण को डाला जाता है, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर जो लास्ट सेक्शन है आपका, इसमें से किन्हीं चार का आंसर देना है, लेकिन हम लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। इसके पहले जो 3 सेट आपको कराए गए हैं यहाँ पे साइंस के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखिए आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले, या इसको आपको जरूर लिखना है, मेंशन करना है, तो उस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप लिख लेंगे ऐसे, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि V जिस तरह से बढ़ेगा वैसे ही अनुपात में I बढ़ेगा, या यूं कह लो कि I जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में V बढ़ेगा। दोनों एक सेम रेशियो में बढ़ेंगे या घटेंगे, यानी V और I दोनों सेम रेशियो में बढ़ते हैं और सेम रेशियो में घटते भी हैं। तो अगला है प्रायोगिक सत्यापन में हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, चित्र में दर्शाया अनुसार एक बैटरी, स्विच, वोल्टमीटर V, अमीटर A और एक प्रतिवर्ती जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, को एक दूसरे को श्रेणी क्रम में दर्शाए गए चित्र के अनुसार जोड़ लेते हैं। अब सबसे पहले स्विच को दबाकर ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक खूंटीदार वाला प्रतिरोध है, जिसको हम लोग जो है कैसे जो स्टेपलाइजर होता है उसमें धारा का मान बढ़ा बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ाते घटाते रहते हैं, वैसे ही हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकें, ऐसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिसको हम लोग परिवर्तनशील प्रतिरोध या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसको इस तरह से बनाया जाता है और बीच में से तीर बना दी जाती है, इसका सिंबल होता है। तो परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराते हैं और रीडिंग जो होती है उसको नोट करते रहते हैं। ये देखिए इसका सेटअप है, पूरा बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल प्रतिरोध लगा हुआ है, ये अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया यहाँ, और उसके बाद ये आपकी ये धारा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये की है, कुंजी है, और ये बैटरी है, राइट। अब यहाँ पे एक और ग्राफ बना हुआ है, जैसे जैसे इससे हम लोग बार बार यहाँ से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका रीडिंग जो है वो नोट कर रहे हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस को चेंज कर करके। तो धारा आई और वोल्टेज का मान जो है हम लोग नोट करते जा रहे हैं, और फिर उसको एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इस पे जब हमने उन सभी आंकड़ों को यहाँ पे प्लॉट किया तो हमको एक इस तरह से ग्राफ मिलता है, जो कि एक सरल रेखा होती है, जो हमारा क्या रेजिस्टेंस को शो करता है। देखिए आगे लिखेंगे, अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नोट कर लेते हैं। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दोगुना होने पर धारा भी दोगुना हो जाती है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होती है। अतः विभवांतर
अब जो है हम क्या करते हैं, विभवांतर को यहाँ पे लिखेंगे, विभवांतर को x अक्ष पे, राइट, यहाँ लिख लीजिएगा x अक्ष पर, तथा धारा को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं। तो यह ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो ओम के नियम को प्रमाणित करता है। तो इतना आपको आंसर में लिखना है। अब बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। तो 48 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। किसी विद्युत धारा वाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। पहले इस बात को आपको लिख देना होगा, फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता देना है। किसी विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग एक प्रयोग यहाँ पर लिखेंगे जिसका वो जिक्र कर रहा था। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध तथा एक अमीटर स्विच, एक लंबा मोटा सीधा तार ले लिया। अब एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट यानी घुसा करके रखा, और यह सावधानी रखी कि कार्डबोर्ड जो है हिले डुले नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिगर आप देख लीजिएगा। ये बैटरी है आपकी, अमीटर है और कुंजी है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, राइट। अब सी पॉइंट में लिखेंगे, अब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधरता श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, प्रतिवर्ती प्रतिरोध तथा स्विच के साथ, मतलब सभी इक्विपमेंट को संयोजित कर लिया हमने, ऐड कर लिया, जोड़ लिया। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण यानी लोहे के जो चूर्ण है यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर से फैला दिए। अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध को किसी एक नियत स्थिति पर रखा और अमीटर में धारा का पाठ्यांक नोट कर लिया। इसके बाद हमने स्विच को ऑन किया और कार्डबोर्ड को हल्के से 2-3 बार थपथपाया। उसके बाद हमने देखा कि लौह चूर्ण का जो पैटर्न है उसको प्रेक्षित किया, यानी उसको ऑब्जर्व किया। देखा हमने कि लौह चूर्ण जो है वो संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो। संकेंद्री वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, जैसा कि आप यहाँ फिगर में जो मैं बना रहा हूँ देख पा रहे होंगे, राइट। तो ऐसा पैटर्न बन जाता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब अगला क्या लिखें, ये जो वृत्ताकार पैटर्न है यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। दिक्सूचक की सहायता से हम पाते हैं कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदर्शित होता है, और जब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदर्शित होती है। तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल का हम लोग लिख देंगे इस प्रयोग को। अब आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, समावयवता किसे कहते हैं। पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको लिखना है, और आइसोमर्स जो होते हैं वो पेंटेन के वो सब बताने हैं, राइट। पहले बताना है समावयवता किसे कहते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, और राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, राइट। तो अब यहाँ पे 49 का क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए समावयवता, सबसे पहले समावयवता हम लोगों को बता देना है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण जो हो भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म, राइट। अब हम लोग देखेंगे जो पेंटेन होता है उसका फॉर्मूला होता है C5H12। इसके 3 समावयवी होते हैं, राइट। इसके कितने समावयवी होते हैं, 3। एक का नाम है, देखिए फर्स्ट है आपका नॉर्मल पेंटेन, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 कार्बन लेने हैं। कार्बन इस तरह से 5 बना लेने हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से आपके जुड़े हुए रहेंगे, 1 2 3 4 और एक 5, राइट। अब क्या करना है, H कितने हैं आपके, 12 H रहेंगे, बस स्ट्रक्चर बदलता चला जाएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे किनारे किनारे पर H3 बैठा देंगे, और बीच बीच में देखिए CH2 CH2 इस तरह से ये आपका हो गया। और ये जो बनता है ये आपका पहले वाला हो गया, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन कहते हैं, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होगा CH3 इस तरह से रहेगा, और फिर CH बनेगा, और फिर इससे CH2 यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, फिर CH3, और ये जो CH रहेगा इससे हमारा एक CH3 यहाँ पर कनेक्ट रहेगा। तो ये जो है आपका आइसोपेंटेन का बन गया। इस तरह से नियोपेंटेन जो होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन है एक कार्बन को सेंटर में रखते हैं, राइट। एक कार्बन को सेंटर में रखेंगे। अब क्या करेंगे, सभी को सिंगल बॉन्ड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, CH3 CH3 CH3
CH3, इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा नियोपेंटेन, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। एक है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन कहते हैं उसको, आइसोपेंटेन है और एक नियोपेंटेन है। तो इस तरह से आपने तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले देखे। आई होप कि काफी इंजॉय किया होगा आपने, अच्छा लगा होगा और समझा भी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए फुफ्फुस, अगला यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा था पहले, उसके बाद तब आंसर। देखिए गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करना, यानी चित्र बनाने के बाद उसके प्रोसेस को भी लिखना है। डिस्क्राइब विद फिगर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज, राइट। सो यहाँ पे आंसर हम लोगों को लिखना है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे। देखिए फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, यानी जालीदार सिस्टम बना हुआ रहता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि नर्व से बने रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में, निस्यंदन का मतलब फिल्ट्रेशन होता है, छानना होता है। कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। यह नलिका से प्रवाहित होता है, यहाँ होता लिख लीजिएगा, होता है। इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है, यानी फिर से इसको क्या है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। कुछ खास खास पदार्थों को चयन करके जो है नसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वृक्क नलिका द्वारा रक्त से कुछ अतिरिक्त पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थ दूरस्थ संवलित नलिका के द्वारा, जो एक नलिका रहती है दूर स्थित रहती है, उसके द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित यानी बाहर कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देखिए ये एक पाइप है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये एक पाइप जा रही है और यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है, जाली नेट जैसा, जाल जैसा। ये जो है इसको हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं। ये जो है सिस्टम है, इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, यानी बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो मिल करके एक जाल का रूप बनाती हैं। और ये जो गंदा रक्त है, यहाँ से इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये गंदा रक्त इसमें एंटर करता है और इस कोशिका गुच्छ से होकर के फिर इस तरह से ऐसे ऐसे जाता है, राइट। अब ये देखिए ग्लूकोज, प्रोटीन तथा लवण युक्त जो ब्लड होता है वो हमारा किस में जाता है, इन्हीं कोशिका गुच्छों से। ये देखिए ये जो है ऐसे बना हुआ डिजाइन रहता है, ये क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें से जो है ग्लूकोज, प्रोटीन, लवण युक्त ये सब एब्जॉर्ब करके इस वाली पाइप से होकर के जाता है, राइट। अब फिर यहाँ पर ये देखिए ये पाइप, ये पहले वाली पाइप यहाँ से इस तरह से घूम घूम के जा रही है और दूसरी वाली जो छनने के बाद ये वाली पाइप इसमें से इस तरह से ये जा रही है, राइट। अब ये यहाँ पर जा करके इस तरह से ये देखिए ये यहाँ पर ये टॉयलेट जो यूरिन होता है वो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। लेकिन जो हमारा छनने के बाद देखिए जो गंदा रक्त होता है यहाँ से फिल्टर हुआ, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से ये जो गंदगी रहती है जो इसमें ऑब्जर्व होती है वो इसके द्वारा यहाँ से आकर के यूरिन के रूप में यहाँ पे बाहर निकल गया। और जो दूसरी पाइप जो घूम घूम करके गई हुई है उसमें हमारा जो फिल्टर वाला ब्लड होता है, यहाँ पर आकर के जो साफ रक्त होता है वो इस तरह से मिल जाता है। तो आप इसका फिगर बना लीजिएगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके। तो और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पे 51 है, कह रहा उपार्जित लक्षण किन्हें कहते हैं, राइट। व्हाट आर द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेड, राइट। क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है? तो देखिए 51 का क्या आंसर लिखना है हमको, यहाँ पे हम लोग 51 का आंसर लिखेंगे 51, राइट। ये है 51। ऐसे लक्षणों को जो किसी जीव को उसके माता पिता से आनुवांशिकता द्वारा नहीं मिलते, लेकिन वह जीव उन्हें स्वयं ही प्रकृति के द्वारा प्राप्त करता है, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। डार्विन के अनुसार ये लक्षण आनुवांशिक हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में जाकर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, जिससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। परंतु डार्विन के बाद वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, राइट। तो ये हमारा पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 52 नंबर का बच्चों, यहाँ पे ये है क्या कि मिशेल क्या है, व्हाट इज मिशेल। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सॉप क्लीनिंग प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ये देखिए, जब साबुन के पानी में चिकना, गंदगी या तेल मिलाया जाता है तो साबुन के अणु खुद को छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिन्हें हम लोग मिशेल कहते हैं, राइट।
अब हम लोग यहाँ फिगर देखेंगे। देखिए ये जैसे अंदर में ये जो पार्ट है ये आपका तेल की बूंदें हैं, या यूं कह लो कि जो गंदे पदार्थ होते हैं, गंदगी होती है वो है। और ये जो बाहर में देख रहे हैं ये Na+ जो ये इस तरह से अणु बना हुआ है डार्क गोल गोल, राइट, ये आपके सोडियम आयन है। और ये आप किसी एक पार्ट को देखिएगा तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग जलारागी सिरा कहते हैं, और इस तरफ में जो है वो साबुन के अणु होते हैं, राइट, जिसको हम लोग जल विरागी सिरा कहते हैं। यानी कि ये जल के कांटेक्ट में नहीं रहता, और एक तरफ जल से जुड़ा रहता है और एक तरफ मैल से जुड़ा रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो सिरा है ये हमारा किससे जुड़ा होता है, मैल से जुड़ा रहता है, जबकि ये वाला पार्ट किससे, पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों एक साथ में जुड़े होते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे से चिपक करके फिर दूसरी वाला जो सिरा होता है उसको खींचते हैं। देखिए अब प्रोसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, ये मिसेल का निर्माण वाला फिगर आपको बना देना है इस तरह से। साबुन की सफाई की क्रिया विधि, देखिए साबुन के दो छोर होते हैं। साबुन का सोडियम लवण छोर आयनिक होता है जिसे शीर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं सोडियम वाला लवण छोर, इसको हम लोग जलरागी सिरा या शीर्ष कहते हैं, राइट, जलरागी सिरा या फिर शीर्ष कहते हैं। अगला क्या है कि दूसरा हाइड्रोकार्बन छोर होता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन मतलब जो तेलीय वाला छोर है, राइट, ये हाइड्रोकार्बन छोर है हमारा जल विरागी शिरा। अब कह रहा है जिसे पुछल्ला कहते हैं। साबुन का जो पुछल्ला भाग होता है वो तेल या ग्रीस या मैल कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है, राइट। ये देखिए यहाँ आप बीच में सेंटर में देख रहे होंगे। तथा आयनिक शीर्ष भाग जो है जल से संयोजित होकर कोलाइडी कण बनाते हैं, यानी उसमें घुल जाते हैं, जिन्हें मिशेल्स कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मिशेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋणावेशित आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं, जो एक दूसरे से विकर्षित, राइट, आकर्षित नहीं, विकर्षित होकर जल में निलंबित होते हैं, यानी कि धकेलते हैं, ताकि गंदगी साफ होने वाली वस्तुओं से चिपक ना जाए। कपड़े को धोते समय कपड़े के मैल को हाथ से मलने या ब्रश द्वारा रगड़ने से, कपड़े को पीटने से या फिर देखिए रगड़ने या फिर कपड़े को पीटने से मैल जो है कपड़े को तुरंत कपड़े से छोड़कर तुरंत जल में निलंबित यानी घुल जाती है, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, आसानी से साफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसके जितने भी क्वेश्चन है डियर वो आपने देखे। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, काफी हद तक आपको ये जो वीडियो है वो मददगार साबित हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगर जरा सा भी आपको थोड़ा मददगार साबित होता है ये वीडियो तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही अगले वीडियो को लेकर के, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के। बस आप लोग इस चैनल पे बराबर बने रहिएगा बच्चों। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।